हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, दिस इज योर प्लान यूर वाचिंग एजुकेशन साइट। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CSAB 2020 के बारे में, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड 2020। तो इस वीडियो में मैं आपको जोसा काउंसलिंग के बाद जो CSAB की काउंसलिंग होती है, स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होती है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। CSAB की काउंसलिंग हम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपकी रैंक थोड़ा सा ऊपर जा रही है या फिर जोसा में आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो CSAB की काउंसलिंग अगर आप सही तरीके से करते हो तो आपको बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाता है आपकी उसी हाई रैंक पे। तो इस वीडियो में मैं आपको CSAB 2020 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स यानी A से लेके Z तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आपको CSAB के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको CSAB के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स दे देता हूँ। तो जो CSAB है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, ये बेसिकली एक एजेंसी है। जैसे NTA होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जोसा होता है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, इसी तरह CSAB भी एक एजेंसी है। जोसा के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है NIT, IIIT, JFTI और IITs में। लेकिन जो CSAB है इसमें IIT पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, यानी IIT में जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो जोसा काउंसलिंग में कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके बाद वहाँ पे जो सीट वैकेंट रहती हैं वो हमेशा के लिए वैकेंट जाती हैं, यानी वहाँ पे CSAB की काउंसलिंग नहीं करवाई जाती है। लेकिन जो NIT प्लस सिस्टम है, यानी NIT, IIIT और JFTI, इन सभी में जोसा काउंसलिंग के बाद जो सीट वैकेंट रहती हैं, जैसे जोसा 2020 में 6 राउंड हो रहे हैं, तो छठे राउंड में जो भी सीट वैकेंट रहेंगे जिन कॉलेजेस में NIT प्लस सिस्टम में, तो वो सब के सब कॉलेज CSAB में पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पे इनके लिए काउंसलिंग होगी। और CSAB की काउंसलिंग में जो कट ऑफ होते हैं ना, वो जोसा से कहीं ऊपर होते हैं। तो CSAB की काउंसलिंग में 31 NIT, 26 IIIT और 29 JFTIs पार्टिसिपेट करती हैं। अब मान लो कोई NIT ऐसा है जहाँ पे कोई सीट वैकेंट नहीं रह गई, या IIIT में कोई सीट वैकेंट नहीं रह गई, तो फिर वो कॉलेज CSAB में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी फुलफ़िल हो गई है। लेकिन जनरली हर कॉलेज में कोई ना कोई सीट वैकेंट तो रह ही जाती है। CSAB में पार्टिसिपेट हर एक NIT, हर IIIT और हर JFTI करता है, ठीक है, वहाँ पे सीट वैकेंट रह ही जाती हैं। इसके बाद जो CSAB की काउंसलिंग है, उसे अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, अगर उसका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया जोसा काउंसलिंग में, तो वो स्टूडेंट CSAB की काउंसलिंग में फिर से पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि अगर आपने जोसा काउंसलिंग नहीं की तो आप CSAB नहीं कर सकते। जोसा काउंसलिंग नहीं की तो भी आप CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन उसे कोई सीट ही नहीं मिल पाई जोसा की काउंसलिंग में, तो वो स्टूडेंट भी CSAB की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, उसे सीट भी अलॉट हुई, लेकिन वो रिपोर्टिंग नहीं कर पाया या फिर सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं कर पाया, तो ऐसे सभी स्टूडेंट भी CSAB की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं शेड्यूल की। तो जोसा काउंसलिंग के बाद CSAB काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जोसा की जो काउंसलिंग है वो नवंबर में चल रही है, नवंबर में इसका छठा राउंड है। जैसे ही जोसा काउंसलिंग का छठा राउंड ख़त्म होगा तो फिर 9 से 13 के बीच NIT प्लस सिस्टम के लिए एडमिशन प्रोसीजर चलने वाला है अकॉर्डिंग टू जोसा काउंसलिंग 2020 शेड्यूल। और NIT प्लस सिस्टम में जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो CSAB यानी स्पेशल राउंड के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। तो जब CSAB के लिए एग्जैक्ट डेट्स आ जाएंगी, यानी आपको कब रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, कब आपको फ़ीस पेमेंट करनी है, कब सीट अलॉटमेंट होगा, तो इसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको CSAB के शेड्यूल के बारे में डिटेल्स देंगे, जिससे कि आप अपनी काउंसलिंग सही समय में सही तरीके से कर पाओ। इसके बाद बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या होता है CSAB काउंसलिंग करने के लिए। तो जो स्टूडेंट जोसा 2020 के लिए एलिजिबल है, वो सबके सब स्टूडेंट CSAB की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, CSAB 2020 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तक CSAB 2019 में, जोसा 2019 में क्या होता था कि आपको 75% स्कोर करना होता था। जनरल EWS या OBC वाले बच्चों को, SC ST और PWD वाले बच्चों को 65% स्कोर करना होता था NIT, IIIT, JFTI और IITs में एडमिशन के लिए। लेकिन 2020 में कोविड के कारण ये जो क्राइटेरिया है वो हटा दिया गया है। अब आपके पास सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप जोसा और CSAB दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हो और NIT या IIT या फिर IIIT, JFTI में एडमिशन ले सकते हो।
अगर आपका जेईई मेन क्लियर नहीं है, मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जेईई मेन का कट ऑफ ही क्लियर नहीं है अपनी कैटेगरी का, तो वो सभी बच्चे भी सीएसएबी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सभी बच्चे जोसा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आपने अपने कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर नहीं किया, यानी आप जेईई मेन क्वालिफाइड नहीं हो, तो आप जोसा या सीएसएबी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है। तो काउंसलिंग प्रोसीजर सिंपल सा है। सबसे पहले आपको सीएसएबी की ऑफिशियल वेबसाइट csab.nic.in पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको वहाँ पे फ़ी पेमेंट करना होता है, चॉइस फिलिंग करनी होती है, चॉइस लॉक होती हैं, फिर सीट अलॉटमेंट होता है। इसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन सीएसएबी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट csab.nic.in पर करना होगा। सीएसएबी की काउंसलिंग में आप NIT, IIIT और JFTI के लिए ही चॉइस फिलिंग कर सकते हो, और आपको अपना जेईई मेन का जो एप्लीकेशन नंबर है और जो पासवर्ड है, जैसा आपने जोसा में रजिस्ट्रेशन किया था जोसा की वेबसाइट पे, इसी तरह आपको सीएसएबी के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना है। सिंपल है। इसके बाद बात करते हैं कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो देखो, जो सीएसएबी की काउंसलिंग है वो लास्ट रास्ता है NIT प्लस सिस्टम में एडमिशन के लिए। तो आपको चॉइस फिलिंग बहुत ही सोच समझ के करनी होगी, और अगर आप मेरा सजेशन माने तो चॉइस फिलिंग करते समय आप उन कॉलेजेस को ऊपर रखें जो कॉलेज आपको आपके रैंक अकॉर्डिंग मिल रहे हैं और जिन कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए, क्योंकि सीएसएबी की जो काउंसलिंग है वो लास्ट रास्ता है। और यहाँ पे अगर आप चॉइस फिलिंग में मिस्टेक कर देते हो, यहाँ पे आप अगर एक्सपर्ट की तरह से चॉइस फिलिंग नहीं करते हो, तो आपको आपके रैंक पे कॉलेज मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और आपका पूरा जो ईयर है ना, वो मेरे हिसाब से वेस्ट हो जाता है। तो चॉइस फिलिंग अगर आपको सही तरीके से आती है तो आप सीएसएबी की काउंसलिंग में, अगर आपकी रैंक थोड़ा सा लो भी है ना, तो भी आप एक अच्छा कॉलेज ले सकते हो, आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो सीएसएबी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग के लिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपसे नहीं हो पा रही है सही तरीके से चॉइस फिलिंग, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। बेसिकली आपकी जो चॉइस फिलिंग है उसमें हम हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये जो सारी सर्विसेज होंगी वो पेड होंगी, ये बात क्लियर कर दूं। आपके जो पैसे यहाँ पे लग रहे हैं चॉइस फिलिंग में, वो सारे के सारे पैसे वसूल हो जाएंगे, क्योंकि जब हम चॉइस फिलिंग करेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो चॉइस फिलिंग करेंगे, तो आपको एक अच्छा कॉलेज डेफिनेटली आपकी रैंक पे मिलना ही मिलना है। तो आपके जो पैसे लग रहे हैं वो सारे के सारे वसूल हो जाते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो चॉइस लॉकिंग की प्रोसीजर है, अगर आप अपनी चॉइसेस को लॉक नहीं करते तो वो ऑटो लॉक हो जाएंगी, और अगर आप अपनी चॉइसेस को लॉक कर देते हो तो कोई भी मॉडिफिकेशन आपकी लॉक चॉइस में नहीं हो सकता है। तो चॉइस फिलिंग जब आप लोग करना, तो उसे एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर लेना। अब बात करते हैं कि कितने राउंड होंगे। तो सीएसएबी की काउंसलिंग में जनरली 1 या 2 राउंड ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। जोसा काउंसलिंग में हमेशा 7 राउंड होते थे, लेकिन इस बार 6 राउंड हो रहे हैं। तो हो सकता है कि सीएसएबी 2020 की जो काउंसलिंग हो वो भी 1 राउंड में ही कंडक्ट करवाई जाए। ठीक है, तो फिर चॉइस फिलिंग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, अगर 1 राउंड हुआ तो। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कि जब आपको सीएसएबी की काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाएगी, जैसे जोसा काउंसलिंग में आप लोगों को सीट मिल जाती है ना, तो फिर आप लोगों के पास ऑप्शन आता है फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड करने का। ठीक है, आपको अंडरटेकिंग देना होता है, बिलिंग सबमिट करनी होती है कि आपको अपनी सीट को क्या करना है, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है या स्लाइड करना है। तो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड के जो ऑप्शन होते हैं ये जोसा के तरह ही होते हैं सीएसएबी की काउंसलिंग में भी। अगर आप फ्लोट सेलेक्ट करते हो तो आपको जो कॉलेज मिला है, मान लो नंबर 28 चॉइस मिली है, तो नंबर 28 चॉइस आप एक्सेप्ट करते हो अगर 2 राउंड हो रहे हैं सीएसएबी में। ठीक है, अगर 1 ही राउंड हो रहा है तब तो फिर आपको अपनी सीट को लेना है या फिर ड्रॉप करना है। ठीक है, और 2 राउंड अगर हो रहे हैं तो आप अगर फ्लोट सेलेक्ट करते हो तो जो नंबर 28 चॉइस मिली है उसे आप एक्सेप्ट करते हो। इसके साथ साथ सीएसएबी का जो राउंड 2 है उसमें पार्टिसिपेट करके और 28 के ऊपर की जो चॉइसेस हैं उनमें भी अपनी सीट को अपग्रेड कराना चाहते हो, यानी नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो। अगर सीएसएबी की काउंसलिंग 2 राउंड में होती है तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन होता है सरेंडर का, और इस ऑप्शन में बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। ये जो ऑप्शन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं, सरेंडर के अंदर भी 2 ऑप्शन होते हैं, सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड एंड सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। यानी सरेंडर करना है और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी करना है, सरेंडर करना है और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर आप सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड में कंसीडर करोगे, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, इसके बाद जो राउंड 1 की सीट है वो तो कैंसिल हो गई, वो तो अब आपको नहीं मिलने वाली है, उस सीट का आप क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन राउंड 2 में आपको जो सीट मिलती है वो आपकी फाइनल सीट होगी। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल ही वेस्ट होता है। ठीक है ना।
इसके बाद सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, ये जो ऑप्शन होता है ये यूज़फुल होता है। यूज़फुल इस हिसाब से होता है कि मान लो आपने CSAB में पार्टिसिपेट तो कर दिया, अब CSAB में आपने चॉइस फिलिंग ऐसी कर दी कि आपको ऐसा कॉलेज मिल गया जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आपको सीट तो मिल गई है, CSAB का रूल ये कहता है कि अगर आपको सीट मिल गई है तो फिर आपका जो पैसा है वो रिफंड नहीं होगा, है ना। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अमाउंट पे किया है वो रिफंड नहीं होगा। तो फिर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड का ऑप्शन सेलेक्ट करके राउंड 1 में आप अपने जो पैसे हैं वो रिफंड करा सकते हो। आपको जो सीट मिली है राउंड 1 में वो कैंसिल हो जाएगी और आप नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर नहीं किए जाओगे। इससे क्या होगा कि जो टोटल फीस आपने सबमिट की है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसमें 5000 रुपीज़, जो टोटल फीस का 5000 रुपीज़ है वो डिडक्ट हो जाएगा। बाकी जो अमाउंट है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे CSAB में भी एक बैंक डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे जोसा में मांगा जाता है उसी तरह CSAB में भी बैंक डिटेल्स मांगी जाती हैं। उसी बैंक में आपका जो अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा। इसमें 5000 रुपीज़ काट लिए जाएंगे। अगर CSAB में कोई सीट ही नहीं मिलती है, राउंड 1 में भी नहीं मिली, राउंड 2 में भी नहीं मिली, तो फिर आपका जो भी अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। मान लो एक ही राउंड होता है CSAB का, उसमें सीट नहीं मिलती है तो भी आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा। लेकिन जो सरेंडर का ऑप्शन है ये आपको CSAB की काउंसलिंग में राउंड 1 में ही देखने को मिलेगा। अगर 2 राउंड में काउंसलिंग हो रही है तो राउंड 1 में ही आपको सरेंडर के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि राउंड 2 में अगर आपको CSAB में कोई सीट मिलती है और आप उस सीट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आपका जो अमाउंट है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फीस पे की है, वो रिफंड नहीं होने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको CSAB के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। वैसे मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स CSAB के बारे में कवर कर लिए हैं। CSAB की काउंसलिंग में जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आप उन चॉइसेस को लॉक कर देते हो तो लॉक चॉइस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। जैसे जोसा की काउंसलिंग में लॉक चॉइस में आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, इसी तरह CSAB में भी आप लॉक चॉइस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। और CSAB की काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन से लेके फ़ी पेमेंट तक की सारी प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो करनी होगी, तभी आप CSAB 2020 के लिए कंसीडर किए जाओगे। बात करते हैं रिपोर्टिंग की, तो CSAB की काउंसलिंग में भी आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग देखने को मिलेगी। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग का जो सिस्टम है वो मुझे ऑफलाइन से कहीं बेहतर लगा, क्योंकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो है वो आसान है और काफ़ी जल्दी हो जाती है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में सबसे पहले आपको आपका जो अलॉटमेंट लेटर है, मान लो CSAB के राउंड 1 में मुझे कोई सीट मिली तो राउंड 1 में उस सीट को मैं देखने जब जाऊँगा CSAB के ऑफिशियल वेबसाइट में, तो वहाँ मुझे पहले अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। अलॉटमेंट लेटर जैसे ही मैं डाउनलोड कर लूँगा, इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा अंडरटेकिंग सबमिट करने के लिए। उस अंडरटेकिंग में मेरे पास क्या होता है कि मेरे को जो सीट मिली है उसे मुझे क्या करना है, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है या सरेंडर करना है। तो उनमें से कोई भी एक ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे जाएंगे, वो अपलोड करने होंगे। अब वो कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग में, तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको क्लास 12th का मार्कशीट सबमिट करना होता है, आपको क्लास 10th का मार्कशीट या फिर आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना होता है। इसके बाद अगर आपकी कोई कैटेगरी लग रही है, ठीक है, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में अपलोड करने होंगे। इसके बाद अगर आपके पास OCI या PIO कार्ड है तो आपको उसे भी अपलोड करना होगा। इसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी फॉर्मेट में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के उसका PDF बना के जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो 12th मार्कशीट हो, 10th मार्कशीट हो, मेडिकल सर्टिफिकेट हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट PDF बना के आपको सबमिट करने होंगे CSAB की साइट पर, जब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो CSAB की काउंसलिंग है इसमें पार्टिसिपेशन फ़ीस कितनी लगती है। जोसा काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट करते समय आपको कोई चार्ज नहीं पे करना होता है, लेकिन CSAB में पार्टिसिपेशन के लिए आपको फ़ीस पे करनी होती है। अब यहाँ पे डिफरेंट केस होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग फ़ीस पे करनी होती है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने जोसा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो अगर वो जर्नल EWS या OBC से है तो उसे 36,500 रुपये, अगर SC ST या PWD से है तो उसे 16,500 रुपये पे करने होंगे। फिर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो किया लेकिन उसे जोसा काउंसलिंग में कोई सीट नहीं मिली, तो उसे भी 36,500 रुपये जर्नल EWS या OBC के लिए, SC ST या PWD से है तो
16,500 रुपये पे करने होंगे। मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे जोसा काउंसलिंग में 6 राउंड में जो सीट मिली थी या फिर 6th राउंड तक वो आया और उसे जो सीट मिली वो IIT में थी और अब उसे CSAB में पार्टिसिपेट करना है, तो उस स्टूडेंट को भी 36,500 रुपये या 16,500 रुपये पे करने होंगे। जबकि उस स्टूडेंट ने जब उसे IIT में सीट मिली तो वो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस तो पे करेगा ही, है ना। तो वहाँ पे उस स्टूडेंट को 35,000 रुपये भी पे करने होंगे, ठीक है। अगर जर्नल वाला है या फिर SC ST वाला है तो 15,000 रुपये। इसके साथ साथ अगर वो IIT की सीट छोड़कर CSAB में NIT प्लस सिस्टम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर उसे 36,500 रुपये या 16,500 रुपये पे करने होते हैं। ये जो केस होते हैं वो जनरली कम आते हैं, ठीक है ना। मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने जोसा काउंसलिंग की, उसे सीट भी मिल गई और उसे जो सीट मिली है वो सीट वो बनाए रखना चाहता है। मान लो जोसा के 6 राउंड में कोई किसी बच्चे को सीट मिलती है और उस सीट को वो बनाए रखना चाहता है, इसके साथ साथ और अच्छी सीट के लिए CSAB में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसे भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे CSAB में 36,500 रुपये और 16,500 रुपये अपनी कैटेगरी के हिसाब से सबमिट करने होंगे। लेकिन मान लो अगर आपको सीट मिलती है जोसा में और उस सीट को आप विड्रॉ कर लेते हो कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए, तो आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस पे कर रखी है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी CSAB को और आपको सिर्फ 1,500 रुपये ही पे करने होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट केस है, इन केसेस के हिसाब से ही आपको CSAB में पार्टिसिपेशन फ़ीस पे करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे SC ST कैटेगरी से सीट मिलती है जोसा काउंसलिंग में और वो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस भी पे कर देता है, लेकिन उसकी सीट कैंसिल हो जाती है या फिर वो सीट विड्रॉ कर लेता है या फिर वो रिपोर्ट नहीं करता है, तो फिर उस स्टूडेंट को CSAB में पार्टिसिपेट करने के लिए जर्नल कैटेगरी में आके 21,500 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। इसके बाद मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे सीट मिलती है जोसा की काउंसलिंग में SC ST कैटेगरी से और वो रिपोर्ट भी कर देता है, फीस भी सबमिट कर देता है, अपनी जो कैटेगरी है वो CSAB की काउंसलिंग में जर्नल में चेंज करना चाहता है, तो फिर उस स्टूडेंट को 56,500 रुपीज़ पे करने होंगे जर्नल कैटेगरी में आके, ठीक है। ये जो लास्ट की केस है इसमें SC ST वाले में NA लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सारे स्टूडेंट जर्नल कैटेगरी में कंसीडर कर लिए जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके जो सर्टिफिकेट हैं वही सही नहीं है। अब जब सर्टिफिकेट सही नहीं है तो आपको जो सीट है वो जर्नल में ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो फिर आपको फीस जो है वो जर्नल के हिसाब से पे करनी होगी। तो ये सारे केसेस हैं, आप जिस भी केस के अंदर आते हो, मैक्स ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो या तो नंबर 1 के अंदर आते हैं या फिर जो नंबर 4 पे केस बता रखा है उसके अंदर आते हैं, तो उन्हें इसी के हिसाब से अपनी फ़ीस पे करनी होगी। एंड ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी CSAB 2020 के बारे में। होपफुली आपका कोई भी डाउट अब नहीं बचा होगा CSAB काउंसलिंग के बारे में। CSAB के बारे में मैंने A से लेकर Z तक की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी है। जब इसकी ऑफिशियल डेट्स आ जाएंगी तो हम आपको एक डिटेल वीडियो बना के देंगे जिससे आपको चॉइस फिलिंग में भी काफ़ी मदद मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं चॉइस फिलिंग के लिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को। अगर कोई डाउट रह जाता है स्पेशल राउंड के बारे में अभी भी तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।